आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं मल्लिका मुखर्जी से। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर शहर में जन्मी मल्लिका मुखर्जी की शिक्षा गुजरात में हुई है। गुजरात ही उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है। उन्होंने अर्थशास्त्र तथा हिंदी साहित्य में एमए किया है। वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कार्यालय प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट गुजरात अहमदाबाद से सेवानिवृत्त सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं। आप एक बहुभाषी साहित्यकार हैं। अधिकतर आप हिंदी में लिखती हैं और आपकी 14 पुस्तकें कविता, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, जीवनी और गैर काल्पनिक विधाओं में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 8 मौलिक, 5 अनुदित बांग्ला, हिंदी, गुजराती में और 1 संपादित गुजराती पुस्तक शामिल है। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें मुख्य है 2016 में काव्य संग्रह एक बार फिर। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से मिला है हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार तथा वर्ष 2019 के लिए हिंदी चैट उपन्यास यू एंड मी गुजरात राज्य के हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया है। तो आइए आज मल्लिका मुखर्जी का लिखा एक संस्मरण सुनते हैं उनके ही स्वर में। श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मल्लिका मुखर्जी बहुभाषी लेखक एवं अनुवादक हूँ। मेरा एक संस्मरण संग्रह है जीवन एक अनुबंधन, जो वनिका प्रकाशन बिजनौर से प्रकाशित हुआ है। इसमें ऐसी घटनाओं का चित्रण है जिन्हें मैंने देखा, परखा और अनुभव किया है। कुछ घटनाएं जिनका मैं हिस्सा बनी, कुछ घटनाएं जिनकी मैं साक्षी रही। यह भी प्रयास रहा है कि यथार्थ का चित्रण होने के बावजूद इन घटनाओं में जन कल्याण की भावना हो। इसी संग्रह में से एक अध्याय पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है गैंगला। कुछ लोग हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे कोई नामी व्यक्ति ही हो। जैसे गैंगला, नाम ही अजीब लगता है ना। बात वर्ष 1964 की है, जब मैं महज 8 साल की थी। कुछ महीने पहले बड़ौदा जिले के विरसद रेलवे स्टेशन पर बतौर स्टेशन मास्टर पापा की पोस्टिंग हुई और हम विरसद आ गए। हमारे रेलवे क्वार्टर के पीछे एक खाली बंजर जमीन थी। उसके बगल में एक छोटा सा मैदान था जो हम बच्चों के खेलने की जगह थी। हम मैदान के बीचों बीच खड़े घटादार आम्र वृक्ष की छाया में खेलते थे। एक सुबह देखा तो खाली बंजर जमीन पर 4 छोटे छोटे तंबू बन गए थे। तंबू के बाहर कुछ बकरियां बैठी थी। जमीन पर बड़े बड़े कील ठोककर कुछ गधों को रस्सियों से बांधा गया था। आसपास कुछ मुर्गियां घूम रही थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे। 2 चूल्हे जल रहे थे। 2 महिलाएं रोटी जैसा कुछ पका रही थी। छुट्टी का दिन था। इन नए लोगों को देखकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन हमारे खेलने का समय हो चला था तो हम रेलवे स्टाफ के कुछ बच्चे मैदान की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद तंबू में रहने वाले 3 बच्चे भी आ गए। हमें खेलते हुए देखने लगे, फिर हमारे साथ खेलने में शामिल हो गए। इतने में उसी परिवार से एक गोरा लंबा सुदर्शन युवक आया। मेरे हिसाब से लगभग 20-22 वर्ष का होगा। हमें खेलते देख वह मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे वह हमसे बात करने की कोशिश करने लगा। उसकी भाषा का लहजा थोड़ा अलग था, फिर भी हम समझ पा रहे थे। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला तंबू से बाहर आई और पुकारा, गैंगला। उस युवक ने पीछे मुड़कर देखा और फिर हमारी ओर हाथ हिलाता चला गया। उसका सही नाम क्या था हम नहीं जानते थे। गंगाराम, गंगाधर या गंगा प्रसाद हो सकता था, लेकिन हमें तो गैंगला नाम ही अच्छा लगने लगा था। जब भी हम उस मैदान में खेलने जाते, वह अपने परिवार के बच्चों के साथ आने लगा और धीरे धीरे हमारा दोस्त बन गया। गैंगला उम्र में हमसे बहुत बड़ा था,
फिर भी हम उसे गैंगला नाम से ही पुकारने लगे और उसे तू का संबोधन भी ऐसे करते जैसे वह हमारा हम उम्र हो। गैंगला पढ़ा लिखा था या नहीं था तो कितना, हमें यह भी नहीं पता था। वह हम सभी बच्चों को आम्र वृक्ष की छांव में बिठाता और सुंदर कहानियां सुनाता। बेशक अब इन कहानियों को सुनाने का तरीका बदल गया है, लेकिन गैंगला जिस तरह अभिनय के साथ अपने लाक्षणिक अंदाज में हमें कहानियां सुनाता, मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। 7 पूंछों वाले चूहे की कहानी और एक दर्जी द्वारा सिले जा रहे कपड़ों में से कुछ कपड़ा चुरा लेने की कहानी कहने का उसका अंदाज तो अभी भी याद है। ये कहानियां हमें जादू की छड़ी सी लगती। गैंगला ने हम बच्चों का दिल जीत लिया था। हम स्कूल में अपने शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाते थे। अब ऐसा लगने लगा था कि गैंगला भी हमारा गुरुजी बन गया है। एक दिन माँ हमें ढूंढते हुए मैदान में आई और उस तंबू में रहने वाली महिलाओं से बात करने लगी। घर आकर माँ ने हमें बताया कि ये घुमंतु जनजाति के लोग हैं। उनका मुख्य काम भारी पत्थरों के 2 गोलाकार टुकड़ों को मिलाकर घंटियां यानी चक्कियां बनाना और बेचना था। उस वक्त हमें धर्म और जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ ने उस परिवार से एक चक्की खरीदी। उस परिवार की एक महिला हमारे घर आई और माँ को चक्की चलाना सिखाया। शौकिया तौर पर माँ कभी कभी उस पर कुछ अनाज पीसती थी। हम भी उनके साथ चक्की घुमाने बैठ जाते। कितनी खुशी होती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नई पीढ़ी शायद इस वस्तु से वाकिफ न हो। चक्की के ऊपर वाले पार्ट में किनारे एक छेद होता है जिसमें मजबूत लकड़ी से बना एक हत्था लगा होता है। इसी हत्थे की मदद से चक्की को घुमाया जाता है। पार्ट में ठीक बीच में एक दूसरा छेद होता है जिसमें पीसा जाने वाला अनाज थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। चक्की को लगातार घुमाते हुए अनाज को महीन पीस लिया जाता है। चक्की के दोनों पार्टों की भीतरी सतह खुरदुरी रखी जाती है ताकि इनके बीच में रखा जाने वाला अनाज आसानी से पीसा जा सके। अब तो चक्की का उपयोग लगभग समाप्त हो गया है। माँ भी गैंगला को छोटा मोटा काम सौंपती और वह खुशी खुशी कर देता। बारिश के दिनों में वह कभी मुझे स्कूल छोड़कर आता, फिर लेने भी आता। मेरा छोटा भाई मलय तब करीब 1.5 साल का था। उसे कंधे पर बिठाकर माथे पर छतरी ओढ़े मेरे स्कूल तक ले चलता। भाई भी बड़ा खुश हो जाता। एक बार वापसी में मैं रास्ते के एक तरफ मैदान में बारिश रुकने के बाद जमीन से निकले लाल रंग के रेशमी कीड़ों को देखने रुक गई। गैंगला चलते चलते भी मुझसे बात करता रहता। जब मेरा कोई जवाब नहीं मिला तब उसने पीछे मुड़कर देखा और दौड़ते हुए मेरे पास आया। मुझे उन कीड़ों के बारे में जानकारी दी, फिर घर चलने के लिए कहा। मुझे याद नहीं उसने मुझे कभी छूने की कोशिश की हो। यही थे नीतिमत्ता के पाठ जो हमें परिवार और समाज सिखा सकता है। इसके लिए स्कूली शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होती। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। कुछ महीनों बाद गैंगला अपने कबीले के साथ चला गया कहीं और। मुझे याद है हम सब बच्चे और साथ में माँ भी उनसे मिलने गए। उस दिन गैंगला ने सभी बच्चों के सिर पर हाथ रखा। यह उसका निश्चल प्यार था और आशीर्वाद भी। मुझे उस परिवार के चले जाने का कारण भी पता नहीं था। मुझे यह भी याद है गैंगला की आंखें छलक आई थी। हमारा प्यारा दोस्त, हमारा गुरु आज हमें छोड़कर जा रहा था। हम सबने अपने हाथ हिलाकर उसे विदाई दी। आज कहाँ होगा गैंगला? कहाँ होगा उसका परिवार, उसका समुदाय, उसकी बकरियां, गधे, मुर्गियां? कहाँ होगा उनका डेरा? अब कौन खरीदता होगा उनसे चक्कियां? कैसे अपना जीवन निर्वाह करते होंगे ये लोग? ये सारे प्रश्न मेरे मन को झकझोर कर रख देते हैं। जिज्ञासावश मैंने कई वर्षों के बाद गैंगला की जाति पर जानकारी हासिल की तो पता चला कि गैंगला का परिवार घंटिया जाति का था। मूल रूप से घुमंतु जनजातियां भारतीय हिंदू संस्कृति की रक्षक थी। इन जनजातियों को समाज में उनके कार्य के महत्व के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक थे जो गांव-गांव जाकर मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित करते, जिनमें भवैया, नट, बजाणिया, भांड, वादी, मदारी, नाथ, भरथरी
और तूरी मुख्य थे। दूसरा समुदाय जो समाज में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता था, उनमें वांसफोड़ा, कांगसिया, सराणिया, गाड़लिया, देवी पूजक, घंटिया, सलाट घेरा, चामठा और रावण मुख्य थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन जनजातियों ने अपने स्तर और क्षमता के अनुसार हथियारबंद विद्रोह किए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया था। असली स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद इन्हें इतिहास में भी वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आजादी के 5 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें ब्रिटिश शासन के काले कानून से मुक्त कर दिया। अब ये विमुक्त जनजातियां कहलाती है, लेकिन विडंबना यह है कि यह समुदाय आज भी देश का नागरिक होने के मौलिक अधिकार से वंचित है। अपना कोई स्थायी ठिकाना न होने के कारण उनकी स्थिति बद से बदतर है। गुजरात में बसी इन जनजातियों को पहचान दिलाने की दिशा में सुप्रसिद्ध गुजराती सामाजिक कार्यकर्ता मित्तल पटेल ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह है उन्हें मतदान कार्ड उपलब्ध करवाना, ताकि उन्हें भारत के नागरिक होने की पहचान मिल सके। अब केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में कुछ पहल की है, जिससे इन जनजातियों के पुनर्वसन के लिए आशा की किरण दिखाई दे रही है। इसी के साथ मेरा यह संस्मरण समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है श्रोताओं कि आपको मेरा यह संस्मरण जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मल्लिका मुखर्जी का लिखा संस्मरण उनकी ही आवाज में। इसी के साथ ही आज का हिंदी जगत कार्यक्रम समाप्त करने की अब मधु को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।